वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और हमारा जो है नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, उसी का कंटिन्यूएशन चल रहा है। इससे पहली वाली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में बात की, फिर उसके बाद हमने नर्व सेल्स के बारे में बात की, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात की, और नर्वस सेल्स जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी, उनमें एक्साइटेबिलिटी के बारे में बात की हमने, और उसमें एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होता है उसके बारे में हमने बात की। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लियल सेल। ग्लियल सेल आर द सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द न्यूरॉन्स। ठीक है, तो जो न्यूरॉन्स होते हैं सपोर्टिंग सेल्स होती हैं नर्वस सिस्टम का, और इनका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है नर्वस सिस्टम को पूरा न्यूट्रिशन सपोर्ट भी करती हैं, और उनका प्रोटेक्शन करके रखती हैं, उनकी रिपेयरिंग में भी हेल्प करती हैं, और भी कई सारे फंक्शंस में हेल्प करती है। तो जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, एक पर्टिकुलर कोई न्यूरोग्लियल सेल एक पर्टिकुलर सेल नहीं है, इज द कलेक्शन ऑफ सेल्स को न्यूरोग्लियल सेल्स बोलते हैं, जो कि सपोर्ट करते हैं। इसमें कई तरह की सेल्स आती हैं, और इनकी जो खासियत होती है वो कैसी होती है, नॉन एक्साइटेड होती है, यानी कि इनमें किसी प्रकार का कोई स्टिमुलेशन नहीं होता है, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट नहीं करती, ना ही इनमें इम्पल्स जनरेट होती है। इनकी एक खासियत होती है। दूसरा, इनमें इम्पल्स वगैरह का कोई ट्रांसमिशन नहीं होता, नॉन एक्साइटेबिलिटी होती है। और दीज कॉल्ड आर ऑल्सो द नॉन न्यूरल सेल्स। नॉन न्यूरल सेल्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो न्यूरॉन्स का जो काम होता है सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इनका ऐसा कोई काम नहीं होता है। इनका काम है नर्वस सिस्टम में जो न्यूरल सेल्स सिस्टम है या न्यूरल सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उनको सपोर्ट करना, ना कि नर्वस सिस्टम में और कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहता। यानी कि नर्वस सिस्टम का पूरा ख्याल रखेंगे, लेकिन नर्वस सिस्टम का जो मेन फंक्शन है कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट करना, और पूरी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो वो सब काम इनका नहीं है। इनका काम है सिर्फ नर्वस सिस्टम का जो है न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करना, उनको सपोर्ट करना, उनको इंजरी से होने से बचाना, ये सब सारी चीजें। तो कंपेयर द नंबर्स ऑफ, अगर न्यूरॉन्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो 10 to 15 टाइम्स ज़्यादा होती हैं। यानी कि अगर ऐसा कहें ओवरऑल कि नर्वस सिस्टम में न्यूरोग्लियल सेल्स, अगर एक नर्व सेल्स होगी, एक न्यूरॉन्स होगा, तो उसके साथ लगभग 10 न्यूरोग्लियल सेल्स होंगी, यानी कि 10 ग्लियल सेल्स होंगी। एक नर्व सेल्स पर 10 ग्लियल सेल्स होती है, ये डिफरेंस रहता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ग्लियल सेल्स पाई जाती हैं। दूसरा एक और चीज़ होता है, जो ग्लियल सेल्स अगर ज़्यादा हैं, किसी के नर्वस सिस्टम में ग्लियल सेल्स ज़्यादा है, तो उसका नर्वस सिस्टम उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ये जो है स्टडी है, ठीक है ना, रिसर्च स्टडी है। न्यूरोग्लियल सेल्स प्ले द इम्पोर्टेंट रोल द रिएक्शन ऑफ द नर्व ड्यूरिंग द इन्फेक्शन। जब इन्फेक्शन वगैरह हो जाए किसी भी नर्व्स में, तो उसमें प्रोटेक्शन और उसमें रोल प्ले करती है मीट, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहता है उसके नर्व के इन्फेक्शन वगैरह को बचाने के लिए, ठीक है, कंट्रोल वगैरह करने के लिए। और दूसरा, न्यूरोग्लियल सेल्स में ही इन्फेक्शन हो सकता है, नर्व सेल्स में इन्फेक्शन नहीं होता। यानी कि जैसे अगर कैंसर की बात करें तो कहते हैं ना, ब्रेन में कैंसर हो गया, ब्रेन में कैंसर, तो जब ब्रेन में अगर कैंसर होता है तो वो न्यूरोग्लियल सेल्स में होता है, ना कि नर्व सेल्स में होता है। क्योंकि कैंसर होने के लिए क्या है कि अनवांटेड रैपिडली सेल ग्रोथ होती है, और वो सेल ग्रोथ होने के लिए सेल का डिवीजन होना जरूरी है। और हम सभी जानते हैं कि नर्व सेल जो है डिवीजन नहीं होता, क्योंकि नर्व सेल में डिवीजन होने के लिए उनमें जो है सेंट्रोसोम्स नहीं होते, तो सेंट्रोसोम ना होने की वजह से वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, यानी कि सेल टू मतलब सेल डिवीजन नहीं होता। लेकिन न्यूरोग्लियल सेल्स में सेंट्रोसोम होता है और वो डिवाइड होते हैं, जिसकी वजह से डिवीजन जो है अनकंट्रोल डिवीजन हो जाता है, तो उसको कार्सिनोमा या कैंसरस कंडीशन बोलते हैं। तो कैंसरस अगर कंडीशन अगर मिल रही है हमको ब्रेन में या नर्वस सिस्टम में, तो वो न्यूरोग्लियल सेल्स में मिलती है, ना कि न्यूरॉन्स में मिलती है। लेकिन हम ओवरऑल बोल देते हैं कि ब्रेन में कैंसर हो गया, ठीक है। तो वो नर्व सेल्स को में नहीं होता, वो किस में होता है, ग्लियल सेल्स में होता है। मोस्ट कॉमनली न्यूरोग्लियल सेल्स आर द कंस्टिट्यूट द ट्यूमर्स इन नर्वस सिस्टम। यानी ये बात यही लिखी हुई है कि नर्वस सिस्टम में अगर कोई भी ट्यूमर हो रहा है तो वो कहाँ मिलेगा, हमें न्यूरोग्लियल सेल्स में मिलेगा। साथ ही न्यूरोग्लियल सेल्स में एक और खासियत होती है कि 85 बिलियन ग्लियल सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। 85 ग्लियल सेल्स अप्रॉक्सीमेटली इन द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन में इतनी ग्लियल सेल्स मिलती हैं। ये जो ग्लियल सेल्स हैं ब्रेन में, या 100 बिलियन के समथिंग वही न्यूरो सेल्स मिलती हैं, और 85 जो ग्लियल सेल है। लेकिन इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो जो पूरे ओवरऑल नर्वस सिस्टम में ग्लियल सेल्स वो बहुत ज्यादा होती है, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखें तो ग्लियल सेल्स की संख्या बहुत ज्यादा है। इसकी जो डिस्कवर किया गिलिया नाम के वैज्ञानिक जो है
वर द डिस्कवर्ड इन 1856 बाय द पैथोलॉजिस्ट रॉडॉल्फ विरकॉफ ने इनकी खोज की। उन्होंने वर्ड दिया था गिलिया, ठीक है, गिलिया वर्ड दिया और 1856 में। गिलिया इज द न्यूरॉन रेशियो 3.7 इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स, यानी कि जो 3.7 सेरिब्रल कॉर्टेक्स में न्यूरॉन्स रहेंगे, तो वहीं उसमें गिलियल सेल्स जो रहेंगे वो 16 बिलियन सेल्स जो न्यूरॉन्स और 60% उसमें क्या रहेंगे, गिलियल सेल्स है, यानी कि लगभग 30% के समथिंग उसमें न्यूरॉन्स और बाकी के जो है गिलियल सेल्स, इस तरीके का रेशियो रहता है उसमें। नेक्स्ट अगर देखें तो रेशियो द सेरिब्रल कॉर्टेक्स द ग्रे मैटर इज द 1.48 एंड विद द 3.78 द ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर द कंबाइन, यानी कि जो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर का जो कॉम्बिनेशन रहता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, उसमें जो ग्रे मैटर है वो कितना रहता है, 1.48 रहता है, बाकी का जो है व्हाइट मैटर रहता है, ठीक है। और जो ग्रे मैटर के अलावा जैसे व्हाइट मैटर में ग्लियल सेल्स ज्यादा पाई जाती हैं एज कम्पेयर टू ग्रे मैटर में, ठीक है ना, ये डिफरेंस रहता है उसमें। द ह्यूमन ब्रेन इज द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द डिफरेंट टाइप ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बीइंग द मोस्ट फ्रीक्वेंटली, यानी कि सबसे ज्यादा पाए जाने वाला न्यूरोग्लियल सेल्स वो कौन सा होता है, ओलिगोडेंड्राइट्स, ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, जो कि ब्रेन में पाए जाने वाला है। यानी कि सबसे ज्यादा न्यूरोग्लियल सेल्स अगर देखें तो 40 to 75% क्या पाया जा रही है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है, वो बनाते हैं आपका माइलिन शीथ की कवरिंग बनाते हैं एक्सॉन्स के ऊपर। माइलिन शीथ पता है, तो माइलिन शीथ की कवरिंग जो करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वो कौन करता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के थ्रू होता है। और वहीं अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसमें अगर माइलिन शीथ की कवरिंग जो रहती है एक्सॉन पर, उसका जो फॉर्मेशन करता है वो करते हैं स्वान सेल्स करती हैं। द फॉलोड द एस्ट्रोसाइट्स लगभग 90 to 40% रहती हैं एंड माइक्रोगिलिया इज द लेस देन 10% या 10% रहती हैं, ठीक है। एस्ट्रोसाइट्स का अपना फंक्शन है, ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह काम करती है, यानी कि जो ब्लड से आने वाला न्यूट्रिशन हो या ऑक्सीजन हो वो किसके थ्रू जाता है, एस्ट्रोसाइट्स के थ्रू जाता है। एंड द मोस्ट गिलियल सेल आर ड्राइव्ड फ्रॉम द एक्टोडर्मल एक्सेप्ट, यानी कि किससे, यानी कि जितनी भी माइक्रोगिलियल सेल्स हैं, माइक्रो या गिलियल सेल्स हैं, वो सब के सब किससे, गिलियल सेल्स, सारी की सारी गिलियल सेल्स किससे ड्राइव हो रही हैं, एक्टोडर्म से हो रही हैं, ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट माइक्रोगिलिया इज नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्मल, वो किससे होता है, वो ब्लड सेल से, यानी कि पेरिफेर आपकी हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल से, उनका जो फॉर्मेशन होता है हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल से होता है न्यूरोगिलियल सेल्स में, ठीक है। न्यूरोगिलियल सेल्स में जो माइक्रोगिलियल सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन, यानी कि सिर्फ माइक्रोगिलिया एक ऐसी सेल्स हैं जो कि ब्लड फॉर्मेशन, यानी कि जो ब्लड सेल्स बनाती हैं, ब्लड बोन मैरो में जो ब्लड सेल्स बनती हैं हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल से, उससे उनका फॉर्मेशन होता है। बाकी की जितनी भी गिलियल सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन कहाँ होगा, एक्टोडर्म से होता है, ठीक है। अगर देखें टाइप्स ऑफ न्यूरोगिलियल सेल्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो दो तरह के, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाने वाले और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाने। ऐसा नहीं है कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पाए जा रहे हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो पाए जा रहे हैं वो पेरिफेरल में नहीं पाए जाएंगे, जैसे कि एस्ट्रोसाइट हो गया या माइक्रोगिलिया हो गया या एपेंडाइमल सेल्स हो गए, ये भी पाए जाते हैं लेकिन कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो हैं वो नहीं पाए जाते पेरिफेरल में, ठीक है। एस्ट्रोसाइट्स मिलेंगे आपको पेरिफेरल में, माइक्रोगिलिया मिलेंगे पेरिफेरल में, एपेंडाइमल भी नहीं मिलेंगे। एपेंडाइमल सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम मिलेगा और ओलिगोडेंड्राइट सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम मिलेगा, लेकिन ये दोनों इसमें भी मिलते हैं पेरिफेरल में। और पेरिफेरल में सिर्फ जो पेरिफेरल में ही मिलते हैं, जो कि अंदर नहीं मिलते, वो होते हैं स्वान सेल्स और सैटेलाइट सेल, ये सिर्फ पेरिफेरी में ही मिलते हैं। आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, ये नहीं मिलते। तो कुल मिलाकर ये 6 टाइप के आपके न्यूरोगिलियल सेल्स रहते हैं, गिलियल सेल्स उनको बोलते हैं, ठीक है। जिसमें पहला एपेंडाइमल सेल, ठीक है, जो कि लॉन्ग कॉलमनर टाइप का सेल्स रहते हैं और ये सीलिएटेड होते हैं, ठीक है। वहीं ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं जो कि स्टार शेप का रहता है, थोड़ा देख रहे हो ना, स्टार शेप का जैसा रहता है। और एस्ट्रोसाइट्स ये भी स्टार शेप का रहता है। माइक्रोगिलिया मैक्रोफेजेस की तरह काम करते हैं, स्वान सेल्स का काम वही माइलिन शीथ की कवरिंग बनाना, वो भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सैटेलाइट जो है एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है, ठीक है, न्यूट्रिशन सपोर्ट वगैरह देता है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हैं एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स आर द स्टार शेप्ड
न्यूरोग्लियल सेल्स प्रेजेंट इन द ऑल पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड टू टाइप्स ऑफ एस्ट्रोसाइट्स इन ह्यूमन ब्रेन। दो तरह के रहते हैं, एक फाइब्रस एस्ट्रोसाइट और एक प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट। जो फाइब्रस प्रोटो एस्ट्रोसाइट्स हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह काम करते हैं, जो कि प्रेजेंट इन द व्हाइट मैटर, मेनली इन द ग्रे मैटर ऑल्सो। यानी कि सबसे ज्यादा किसमें, व्हाइट मैटर में पाए जाने वाली जो एस्ट्रोसाइट्स हैं उनको वो कैसी होती है, फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स होती हैं। वहीं प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स किसमें मिलेंगी, ग्रे मैटर में। ग्रे मैटर में ये भी मिलती हैं लेकिन कम मिलेंगी, ज्यादा कहाँ मिलेंगी, ये व्हाइट मैटर मिलेंगी, और ये प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट कहाँ मिलेंगे, ग्रे मैटर में प्रेजेंट रहेंगी। तो कुल मिलाकर एस्ट्रोसाइट्स का जो मेन फंक्शन है वो रहता है ब्लड ब्रेन बैरियर का, और इसके प्रेजेंसेस के आधार पर कि व्हाइट मैटर में पाई जाने वाली फाइब्रस एस्ट्रोसाइट और ग्रे मैटर में पाई जाने वाली प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट, दो तरह की एस्ट्रोसाइट सेल्स होती है। इसके बाद आता है आपका ये एस्ट्रोसाइट्स जो है किस तरीके से रहता है। तो यहाँ से एस्ट्रोसाइट जो है ब्लड से आने वाली जितनी भी चीज रहती है, तो यहाँ पर जो एंड फुट गैप है ना, ये जो गैप है, इसी गैप से होकर ये है आपकी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का ल्यूमन है, ये आपकी एंडोथेलियल सेल है। एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर पेरीसाइट्स है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल से निकलने वाला जो ब्लड का जो जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो सब इनसे माइक्रोगिलिया से, जो माइक्रोगिलियल सेल्स है एस्ट्रोसाइट्स, इनके यहाँ से गैप से होकर आपके नर्वस सिस्टम को इनका सप्लाई पहुंचता है, जितना भी न्यूट्रिशन वगैरह का सप्लाई है। फिर उसके बाद आता है एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल्स इज द थिन न्यूरो epithelial long columnar ciliated epithelial, the lining of the ventricular system of the brain and central canal of the spinal cord। यानी कि ब्रेन का जो कैविटी वाला जो एरिया है, ठीक है, वेंट्रिकल एरिया मतलब कैविटी वाला, यानी कि ब्रेन में जहाँ जहाँ खाली कैविटी जगह होती है वहां पर उसकी एक लाइनिंग रहती है। यानी कि किसकी लाइनिंग रहती है, एपेंडाइमल सेल्स की लाइनिंग रहती है, जो कि कैसा है, लॉन्ग कॉलमनर एपिथेलियल सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स की रहती है। और इससे निकलता है आपका प्रोडक्शन किसका होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ का फॉर्मेशन करती है। तो जो वेंट्रिकल सिस्टम है किसका, ब्रेन का, जिसमें चार तरह के वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, लेटरल वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल। और फिर उसके बाद आपका सेंट्रल कैनाल में जो है पाई जाती है, उसमें वेंट्रिकल्स रहते हैं। तो उसमें जो फ्लूइड बना रहता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, उसका फॉर्मेशन होता है एपेंडाइमल सेल से। और ये एपेंडाइमल सेल्स जो है प्रेजेंट रहती है किसमें, आपके वेंट्रिकल्स में, ठीक है। द बीट देयर सिलिया इज द हैव द सर्कुलेट द सीएसएफ एंड मेक टू द ब्लड सीएसएफ बैरियर। यानी कि जो ब्लड और सीएसएफ के बीच, यानी कि जो ब्रेन के बीच में जो गैप रहता है, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरह अगर देखें तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरह काम करता है, ठीक है, सीएसएफ ब्रेन के अंदर। और वहीं दूसरी तरफ जो इसका सर्कुलेशन है, यानी कि इसको पूरा रिकरेंटली घुमाते रहना, यानी एक तो होता है कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बन गया और वो वहीं के वहीं इकट्ठा है ना, उसको रोटेशन नहीं हो रहा। तो रोटेशन कराने के लिए क्या सिलिया इसमें हेल्प करती है। तो सिलिया क्या करती है कि पूरे ब्रेन में जहाँ कहीं पे वेंट्रिकल्स हैं, उन वेंट्रिकल्स में पूरा करंट बना कर देते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लूइड जो है बहता रहे, यानी कि पूरे में घूमता रहे। तो इसका काम कौन करता है, सिलिया इसमें हेल्प करती है। एपेंडाइमल सेल द ट्यूमर ऑफ द एपेंडाइमल सेल्स मोस्ट ऑफ द कॉमनली फाउंड इन द फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल में सबसे ज्यादा गिलियल सेल्स जो पाई जाती है, एपेंडाइमल सेल्स पाई जाती हैं, और वहीं सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं ट्यूमर होने के, ठीक है। और दूसरी तरफ जो मैंने बताया कि ब्लड सीएसएफ बैरियर की तरह का हमारा, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि ब्लड से निकलने वाला जितना भी न्यूट्रिशन है वो सीएसएफ में आ जाता है। सीएसएफ से न्यूट्रिशन जो है पहुंचता है आपका ब्रेन सेल्स को, ठीक है, नर्व सेल्स को। सो द रिजर्वोयर ऑफ द न्यूरो जनरेशन, यानी कि न्यूरो के लिए जो न्यूरो जनरेशन रहता है, न्यूरो जनरेशन का मतलब है कि नर्व सेल का जो जब बनती हैं या उनमें रिपेयर होना है या कुछ भी प्रोसेस होनी है, तो उसके लिए भी ये रिजर्वायर की तरह काम करता है, उसमें न्यूट्रिशन वगैरह रहता है ना, इसीलिए। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड द थर्ड टाइप ऑफ द न्यूरोगिलियल सेल, थर्ड टाइप की जो न्यूरोगिलियल सेल्स है, द ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बेस्ट ऑफ द रोल इन माइलिनेटिंग, यानी माइलिनेटिंग एक्सॉन्स के माइलिनेटिंग, वो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑल्सो द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द इम्यून रेगुलेशन, यानी कि इम्यून रेगुलेशन का भी काम करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिनेशन का भी काम करेगा। ओलिगोडेंड्रोसाइट द इंटरेक्ट क्लोजली द नर्व सेल द प्रोवाइडिंग द ट्रॉपिक सपोर्ट बाय द प्रोडक्शन ऑफ द ग्लियल सेल्स लाइन ड्राइव द न्यूरोट्रॉपिक्स
न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर एंड ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। जो न्यूरोट्रॉपिन्स के बारे में मैंने बताया था, वो जो फॉर्मेशन है न्यूरोट्रॉपिन्स का जो फॉर्मेशन है वो कौन कर रहा है, ऑलिगोडेंड्राइटसाइट्स कर रहा है। यानी कि अगर रिपेयरिंग का काम है या उसमें किसी प्रकार का कोई भी अगर फंक्शनिंग वर्क है, सपोर्ट का वर्क है, तो ऑलिगोडेंड्राइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ग्रोथ फैक्टर है नर्व सेल्स का, अगर नई न्यू नर्व सेल्स का अगर फॉर्मेशन कराना है तो उन सब के लिए, और इम्यून रेस्पॉन्स के लिए भी, इन सब के लिए जो ग्रोथ फैक्टर वगैरह की जरूरत पड़ती है उन सब न्यूरोट्रॉपिन्स जिनको बोलते हैं, न्यूरोट्रॉपिन्स जो जनरेट करता है वो कौन कर रहा है, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स कर रही हैं। यानी कि न्यूरोट्रॉपिन्स का फॉर्मेशन करना, साथ ही आपका माइलिनेशन करना यानी माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करना, और इम्यून की तरह काम करना। ये तीन फंक्शन होते हैं ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, क्योंकि ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स इज द ओनली प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स आते हैं, आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट है इसके बाद माइक्रोगिलिया। माइक्रोगिलियल सेल्स द फैगोसाइटिक सेल्स रहती हैं, जो कि फैगोसाइटिक सेल्स रहती हैं, मैक्रोगिलिया और माइक्रोगिलिया। तो माइक्रोगिलिया इज द फैगोसाइटिक सेल, और मैक्रोगिलिया में बाकी की जितनी भी गिलियल सेल्स हैं वो सब मैक्रोगिलिया के अंदर आती है। द माइक्रोगिलिया इज द स्पेशलाइज्ड मैक्रोफेजेस, यानी कि फैगोसाइट्स का काम कर रही है, यानी खाने का काम कर रही है। जो भी टॉक्सिक चीज है या कोई सेल है खराब हो गई है, या कोई भी अनयूजुअल प्रोडक्ट है जो कि आ गया, जैसे कि कोई भी टॉक्सिन सब्सटेंस है या कोई ऐसा केमिकल है जिसका कोई यूज नहीं है, या कोई फैक्टर है, कोई कुछ भी है, उसको इंगल्फ करके खत्म करने का काम कौन करता है, माइक्रोगिलियल सेल्स करते हैं, यानी कि प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। द प्रोटेक्टेड द न्यूरॉन्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, टोटल नंबर ऑफ द ब्रेन माइक्रोगिलिया इज द 10%, लगभग 10% ये पाई जाती है, एक्सेप्ट द माइक्रोगिलिया विच इज द ड्राइव फ्रॉम द हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल। मैंने बताया था कि माइक्रोगिलिया ही एक ऐसी सेल्स है जो कि हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल से ड्राइव होती है, बाकी सब किससे होती हैं, एक्टोडर्म से ड्राइव्ड होती हैं। बाकी जितनी भी है एक्टोडर्म से, बस सिर्फ इसको छोड़कर, ठीक है। इसके बाद है आपका गिलियल सेल इन पीएनएस, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाई जाने वाली गिलियल सेल्स। तो उसमें सबसे पहले आती है स्वान सेल। स्वान सेल का एक ही काम है, वो है आपका माइलिन शीथ को कवरिंग को बना कर रखना, यानी माइलिन शीथ की कवरिंग रखना, ठीक है। इसका मेन काम यही है, जो कि ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स वाला ही काम है, लेकिन ऑलिगोडेंड्रोसाइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो कि इंसुलेट करके रखती है आपकी एक्सॉन्स को। सैटेलाइट सेल्स इज द सेकंड glial cells present in peripheral nervous system. Beside the providing the structural support, यानी कि structural support के अलावा the satellite cells the regulate the exchange of the material between the neural cells and the interstitial fluid, यानी कि interstitial fluid और neural cells के बीच में जो फंक्शनिंग होगी उसको करने के लिए कौन प्रेजेंट है, सैटेलाइट सेल। सेम फंक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एस्ट्रोसाइट्स करते हैं। एस्ट्रोसाइट का भी सेम ही फंक्शन होता है, किसमें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और सैटेलाइट सेल का भी वही काम है जो न्यूरल सेल्स बॉडी और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बीच में किसका काम कर रहे हैं, यहाँ पर न्यूट्रिशन का जो एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। साथ में प्रोवाइड कर रहे हैं स्ट्रक्चरल सपोर्ट, यानी कि स्ट्रक्चरली उसको सपोर्ट का भी काम करती हैं। फिर इसके बाद है आपका रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के जो फंक्शन है उसको जानने के लिए आपको रिसेप्टर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिसेप्टर्स के थ्रू ही सारी चीज़ें रिसीव की जाती हैं। जब मैंने बताया आपको शुरुआत में नर्वस सिस्टम के बारे में कि कोई भी नर्वस सिस्टम का जो बेसिक फंक्शन है वो होता है इंफॉर्मेशन को गैदर करना, यानी कि इंफॉर्मेशन को टेक करना या लेना। तो उस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए जो जरूरी कंपोनेंट है नर्व सेल्स का वो होता है रिसेप्टर। अगर रिसेप्टर ही नहीं होगा तो किसी भी सिग्नल को रिसीव कैसे होगा, या कोई भी इम्पल्स को रिसीव करने वाला किया कैसे जाएगा, या किसी भी इंफॉर्मेशन को कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा। तो उसके लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर्स जो हैं स्पेसिफिकली कहाँ पाए जाते हैं, सेंसरी नर्व्स की एंडिंग्स पर पाए जाते हैं। टर्मिनेट द पेरिफेरल एंड द बेयर द अनमाइलिनेटेड एंडिंग्स एंड इनफॉर्म द स्पेशलाइज्ड कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर, यानी कि रिसेप्टर्स आर दोज स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूरॉन्स नर्व एंडिंग, और कैसा, नॉन माइलिनेटेड, यानी कि इन पर कोई माइलिनेटेड की कवरिंग नहीं होती और ये नेकेड होते हैं, जिससे क्या रहता है। और कुछ जो है मॉडिफाइड होते हैं, स्पेशलाइज मॉडिफाइड हो जाते हैं, जो कि कैप्सुलेटेड फॉर्म में, जो कि स्पेसिफिक नर्व्स के यानी कि स्पेसिफिक
सेंस को करने के लिए, यानी कि सेंस को सेंस करने के लिए, सेंसेशन के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। यानी कि जैसे कि टच के लिए स्पेशल सेंस होगा, ठीक है, और देखने के लिए अलग से, सुनने के लिए अलग सेंसर्स होंगे, और प्रेशर के लिए अलग। तो हर एक चीज को सेंस करने के लिए जो रिसेप्टर्स हैं अलग अलग तरह का मॉडिफिकेशन हो जाता है। जो मॉडिफिकेशन हो रहा है वो स्पेशलाइज्ड कैप्सुलेटेड फॉर्म में हो रहा है, और कुछ नर्व एंडिंग्स फ्री रहते हैं, जैसे कि सूंघने वाले रहते हैं, तो उस अलग रहते हैं। तो इस तरीके से रिसेप्टर्स आर गिव द रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। जो रिसेप्टर्स होते हैं वो किसी भी स्टिमुलेशन अगर जब उनकी मिलती है तो उससे के परिणाम क्या होते हैं, वो एक्साइटेड होते हैं और इम्पल्स जनरेट करते हैं या न्यूरोट्रांसमिट जनरेट करते हैं। वो न्यूरोट्रांसमिट या इम्पल्स जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसमें प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद उसको मोटर रेस्पॉन्स करना है या नहीं करना है वो डिसाइड करता है। लेकिन उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी तब तो वो रेस्पॉन्ड करेगा। तो उस इंफॉर्मेशन को जो लाने का काम करता है वो सेंसरी नर्व्स करती हैं। लेकिन इन सेंसरी नर्व को इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए जरूरत पड़ती है रिसेप्टर की। और ये रिसेप्टर दो तरह के होते हैं, एक्सट्रो रिसेप्टर और इंट्रो रिसेप्टर। दो तरह से इनको क्लासिफाई किया जाता है। एक्सट्रो रिसेप्टर अगर देखें, रिसेप्टर्स आर द सिचुएटेड इन द स्किन आर आल्सो एंड कॉल्ड क्यूटेनियस रिसेप्टर। कुछ रिसेप्टर्स कहाँ पाए जा रहे हैं, हमारे स्किन में। दो तरह के तो होते हैं, आगे हम उनको क्लासिफिकेशन में देखेंगे कि किस तरीके से। जो स्किन के अंदर प्रेजेंट हैं रिसेप्टर उनको बोल रहे हैं क्यूटेनियस रिसेप्टर, और क्यूटेनियस रिसेप्टर्स आर द मैकेनो रिसेप्टर भी उनको बोलते हैं। ठीक है, मैकेनो रिसेप्टर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो मैकेनिकली, जैसे हम टच करते हैं, प्रेशर फील करते हैं, ठंड है, गर्मी है, उस चीज़ को जो स्टिमुलेशन है उससे जो हमें स्टिमुलेशन मिलती है उसके रिसीव करने का काम करते हैं, इसलिए मैकेनिकली मैकेनो रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। दे आर द रेस्पॉन्ड द मैकेनिकली स्टिमुलाई। जो मैकेनिकली स्टिमुलाई है उनको रिसीव करने के लिए होते हैं, इसलिए मैकेनो रिसेप्टर, जैसे टच, प्रेशर, पेन। टच एंड प्रेशर रिसेप्टर्स गिवन द रेस्पॉन्स टू द वाइब्रेशन ऑल्सो। यानी कि जो वाइब्रेशन वगैरह भी होता है उसको भी फील करने के लिए यही रिसेप्टर्स काम आते हैं, जो कि स्पेसिफिकली देख सकते हैं आप। जैसे कि टच के लिए मेसनर कॉर्पस पाए जाते हैं जो कि टच सेंसर के लिए होते हैं, टच करने के लिए। मार्कल डिस्क पाई जाती है टच के लिए, और पेसिशियन कॉर्पस पाए जाते हैं प्रेशर्स के लिए। फ्री नर्व एंडिंग्स पाई जाती हैं पेन वगैरह के लिए, यानी कि पूरी स्किन में अगर कहीं पर भी स्विच हुआ है, पेन हो रहा है, तो वो फ्री नर्व एंडिंग्स जो है पेन रिसीव करने के लिए। कॉर्कस एंड बब्स पाया जाता है कोल्ड के लिए, ठंड वगैरह महसूस हो। रुफिनी एंड ऑर्गन द वार्मथ, यानी कि कुछ भी ठंडा वगैरह है तो उसको रिसीव करने के लिए रुफाइनी एंड ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ये एक्चुअली डेंड्राइट्स होते हैं। यहाँ पर सब में क्या पाया जाएगा, डेंड्राइट। और कुछ डेंड्राइट्स क्या है, एक कैप्सुलेटेड फॉर्म बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, कैप्सुलेटेड फॉर्म बना रहे हैं जो कि स्पेसिफिक रिसेप्टर की तरह काम कर रहे हैं। स्पेसिफिक रिसेप्टर जैसे कि टच के लिए, प्रेशर के लिए, पेन के लिए, ठीक है, कोल्ड के लिए। तो इस तरीके से अलग अलग काम करता है, या वाइब्रेशन वगैरह के लिए। तो जो एक्सट्रो रिसेप्टर और इंट्रो रिसेप्टर्स थे उनकी क्लासिफिकेशन को देखते हैं। External receptors are the classified further three types: cutaneous receptor, chemoreceptors and telereceptor। ठीक है, इनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्यूटेनियस रिसेप्टर, कीमोरेसेप्टर और टेलीरिसेप्टर। जो क्यूटेनियस रिसेप्टर्स हैं वो पाए जाते हैं स्किन में, और जो कीमोरेसेप्टर्स हैं वो पाए जाते हैं आपके विसरा में, और विसरा में भी आपके ब्लड वेसल्स वगैरह में वहां पाए जाते हैं, या ब्लड वेसल्स में पाए जाएंगे या विसरा में, यानी कि इंटरनल ऑर्गन में पाए जाते हैं। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ कीमोरेसेप्टर सिर्फ स्मेल और टेस्ट का नहीं, कीमोरेसेप्टर बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स में भी पाए जाते हैं। और टेली रिसेप्टर जो हैं आपके पाए जाते हैं जो सुनने वगैरह के लिए, उसके नाम पर दिया हुआ टेली, मतलब सुनने का काम करेंगे, देखने का, यानी कि टेली करने का काम करेंगे, तो उसके नाम पर टेली रिसेप्टर। क्यूटेनियस रिसेप्टर में आता है आपका टच। टच के लिए जो रिसेप्टर काम करता है उसको बोलते हैं मिशनर रिसेप्टर कॉर्पस या मार्कस डिस्क। ये दोनों जो है टच के लिए हैं। प्रेशर के लिए पेसिनियन कॉर्पस पाए जाते हैं, कोल्ड के लिए कॉरियस कैरक्यूज एंड बल्ब्स पाए जाती हैं, वार्म्स के लिए रुफानी एंड ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इन दोनों को अगर कलेक्टिवली बोलें तो आपका ये रहता है, आपका सेंसरी करते हैं ठंड और गर्मी दोनों के लिए। ठीक है, और पेन रिसेप्टर जो है फ्री नर्व एंडिंग्स पाई जाती हैं, जिनको नॉसी रिसेप्टर भी बोला जाता है। ये नॉसी रिसेप्टर स्पेसिफिकली पेन के लिए होते हैं, पूरी स्किन में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, फ्री नर्व एंडिंग्स रहती हैं। कीमो रिसेप्टर्स आर द डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टेस्ट एंड स्मेल। टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं जो कि टंग पर पाए जाते हैं, वो भी रिसेप्टर का काम करते हैं जो कि टेस्ट को रिसीव करने का काम कर रहे हैं।
ठीक है। वहीं कीमो रिसेप्टर जो स्मेल है, स्मेल का काम कौन करेगा, उसके लिए स्पेसिफिकली रिसेप्टर पाए जा रहे हैं जिनको ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स बोलते हैं, जो कि हमारे नेजल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। ये टंग पर प्रेजेंट होते हैं, ये आपका नोज में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कीमो रिसेप्टर्स में कुछ ब्लड में कीमो रिसेप्टर पाए जाते हैं, जो कि स्पेसिफिकली जो हमारी बॉडी के अंदर जो कि इंट्रो रिसेप्टर्स में आएंगे, कीमो रिसेप्टर्स वहां पर भी आएगा, ठीक है। ये एक्सटर्नल वाले जो एक्सट्रो रिसेप्टर यानी कि बाहर से जो सेंस करने वाले हैं। मैंने आपको शुरुआत में एक चीज बताई थी कि एक्स्ट्रा इन्वायरमेंट या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को गैदर करने का काम और इंटरनल इन्वायरमेंट से गैदर करनी है। यानी कि इंटरनल इन्वायरमेंट से जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, इंटरो रिसेप्टर करेंगे। और एक्स्ट्रा यानी कि बाहर की जो इन्फॉर्मेशन से यानी कि एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन को गैदर करने का या रिसीव करने का काम करेंगे, वो कौन करेगा, एक्स्ट्रो रिसेप्टर करेंगे। टेली रिसेप्टर आर द विजन, विजन के लिए रॉड एंड कॉन पाए जाते हैं, ठीक है ना। फोटो रिसेप्टर सेल्स पाई जाती हैं आपके आंख में। हियरिंग के लिए कान में ऑर्गन ऑफ कॉटी पाया जाता है, ठीक है ना। हेयर सेल्स पाई जाती हैं, ऑर्गन ऑफ कॉटी जिसको बोलते हैं, कान में, ईयर में, ठीक है। ये आपके रहते हैं सारे के सारे एक्स्ट्रो रिसेप्टर्स। वहीं अगर इंट्रो रिसेप्टर की बात करें तो जो विसरल में पाए जा रहे हैं और प्रोपियो रिसेप्टर्स में जो पाए जा रहे हैं, पूरे मतलब दोनों तरह मसल्स में, सेल्स के आसपास। तो जो विसरल रिसेप्टर हैं यानी कि अंदर जो पाए जाते हैं, जैसे कि स्ट्रेच रिसेप्टर जो कि हार्ट में प्रेजेंट होता है, बैरो रिसेप्टर्स ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है, कीमो बताया ना, कीमो रिसेप्टर्स वहां पर भी था, कीमो रिसेप्टर यहाँ पर भी है, ठीक है। कीमो रिसेप्टर यहाँ पर, कीमो रिसेप्टर, लेकिन ये एक्स्ट्रो उसके लिए है और ये इंटरनल के लिए। ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं जो कि यूरिनरी ट्रैक और ब्रेन में पाए जाते हैं, यानी कि कितना ज्यादा फ्लूइड जो वाटर के कंटेंट है वो ज्यादा है, कम है, फ्लूइड कम है, बॉडी में फ्लूइड की परसेंटेज ज्यादा है या कम है, इसको रेगुलेट करने के लिए ऑस्मो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। कीमो रिसेप्टर ये देखा जाए कि बॉडी के अंदर जो आपके केमिकल जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम का परसेंटेज सही है या नहीं है, या पीएच का परसेंटेज सही है नहीं, तो वो कीमो रिसेप्टर्स देखते हैं। वहीं बैरो रिसेप्टर जो है ब्लड प्रेशर वगैरह को मेंटेन करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसके सिग्नल को रिसीव करने के लिए होता है। स्ट्रेस रिसेप्टर के ये देखते हैं कि हार्ट ज्यादा स्ट्रेस तो नहीं हो रहा है, उस पर ज्यादा प्रेशर तो नहीं आ रहा, इसके लिए होते हैं। प्रोपियो रिसेप्टर्स आर द मसल स्पिंडल, गोल्जी टेंडन ऑर्गन, पेसेशियन कार्पल्स या फ्री नर्व एंडिंग, ठीक है। जैसे कि जॉइंट्स में, टेंडन में, लिगामेंट में, फेसिया में जो हम फील करते हैं, जैसे कि किसी भी मसल्स पर अगर ज्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है यानी कि ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो उसको रिसेप्ट करने के लिए यहाँ पर लिगामेंट वाला पेसेशियन, गोल्जी टेंडन ऑर्गन, जो टेंडन्स पर अगर मसल्स पे ज्यादा पड़ रहा है तो मसल्स स्पिंडल्स में जो है वहां पर भी नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि रिसीव करती हैं कि मसल्स पर ज्यादा प्रेशर तो नहीं आ रहा। हेयर सेल में वेस्टिबुलर अपर्चर्स पाए जाते हैं, वो भी रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। जैसे हम जब बाल खींचते हैं तो देखा होगा उनको पता चलता है कि हम बाल खींच रहे हैं, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा जो हल्का सा ये जो पेन महसूस होता है जब खींचने पर, तो उसमें एक नर्व सेल्स में क्या होता है, वेस्टिबुलर अपर्चर्स पाया जाता है जो कि इस चीज को सिग्नल लेता है, ठीक है, हेयर्स को। ये देखा होगा गूज बम आ जाते हैं ठंडा लगते ही, तो वो पता कैसे चलता है कि हल्का सा कोई बालों को टच करो ऐसे हल्के से, ये यहाँ पर भी कोई बालों को भी टच करता है तो तुरंत पता चल जाता है कि हाँ रिसीव करते हैं सिग्नल, क्योंकि बालों को टच किया है। जबकि बाल जो हैं डेड सेल्स होती हैं, लेकिन फिर भी उनको टच करने पर पता चल जाता है कि किसी ने उसको बालों को टच किया है। तो उसके लिए जो सिग्नल्स हैं कौन रिसीव कर रहा है, यहाँ पर वेस्टिबुलर अपर्चर्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, जो कि नर्व्स के, हेयर्स के एंड में पाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद है सिनेप्स, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में जानेंगे, ठीक है, कि सिनेप्स किस तरीके से काम करता है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में सिनेप्स के साथ, और भी कई सारे इसमें टॉपिक अभी बाकी हैं, अभी हमने और भी कई सारी चीज़ें इसमें जानेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।